भारतीय संविधान ये सिर्फ पन्नों पर लिखे हुए कुछ नियम नहीं है। दरअसल ये 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के इस विशाल लोकतंत्र को चलाने वाली असली मशीनरी है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी जटिल व्यवस्था की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये मशीन असल में काम कैसे करती है। जरा इस ढांचे के विशाल आकार के बारे में सोचिए। 395 मूल अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ये कोई मामूली दस्तावेज बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को बिना रुके सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार किया गया एक भव्य मास्टर प्लान है। तो इस पूरी संरचना को डिकोड करने के लिए हम 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। संसद की वित्तीय शक्ति, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर, सर्वोच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके अधिकार क्षेत्र और अंत में हमारे गणतंत्र की राजभाषाएं। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, संसद की वित्तीय शक्ति। आखिर इस पूरी सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी ईंधन है यानी पैसा, वो आता कहाँ से है? आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन बजट शब्द का जिक्र असल में पूरे संविधान में कहीं है ही नहीं। बिल्कुल, इसके बजाय अनुच्छेद 112 कहता है कि राष्ट्रपति हर साल संसद के दोनों सदनों के सामने एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेंगे। और ये कोई आम हिसाब किताब नहीं है। सरकारी खजाने से पैसा निकालना एक बेहद सख्त प्रक्रिया है। पहले स्टेटमेंट पेश करना, फिर अनुदान यानी ग्रांट्स पर चर्चा और वोटिंग, और अंत में विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल का पास होना। इन 3 कठोर संवैधानिक कदमों को पार किए बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। अब खर्चों में भी एक बहुत दिलचस्प फर्क है। राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी जैसे खर्च सीधे संचित निधि से आते हैं, जिन पर लोकसभा में कोई वोटिंग नहीं होती। क्यों? ताकि वे राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त रहें। वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा के प्रोजेक्ट्स के फंड्स पर लोकसभा में तीखी बहस और वोटिंग होना लाजमी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स शायद ही कभी तय समय या बजट में पूरे होते हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अनुच्छेद 115 इसका बड़ा ही प्रैक्टिकल समाधान देता है। ये साफ करता है कि बजट कम पड़ने पर अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को कैसे मंजूरी दी जाएगी। और जब बात पैसों से जुड़े कानूनों की आती है, तो एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखने वाला है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। और सबसे अहम बात, ये दोनों ही बिल सबसे पहले केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। चलिए अब पैसों के मैनेजमेंट से आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, सुप्रीम कोर्ट की संरचना। आइए देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय कैसे स्थापित होता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो साफ हो जाता है कि हमारा आधुनिक सुप्रीम कोर्ट रातों रात नहीं बन गया। 1773 में कलकत्ता की औपनिवेशिक अदालत से लेकर 1935 के फेडरल कोर्ट तक का सफर तय करते हुए ये 1950 में एक स्वतंत्र गणराज्य की सर्वोच्च न्यायिक आवाज के रूप में स्थापित हुआ। एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात बताऊं, संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए दिल्ली में ही रहे। जी हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो इसे देश में कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले की सुनवाई करनी हो और कोर्ट के पास पर्याप्त स्थायी जज ही मौजूद ना हो? ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत अपना काम कैसे जारी रखेगी? अनुच्छेद 127 इसका बहुत ही शानदार और सीधा हल निकालता है। ये तदर्थ यानी एड हॉक जजों की अस्थायी नियुक्ति की पावर देता है। जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट बुलाया जा सकता है, ताकि जजों की कमी की वजह से न्याय का पहिया एक दिन के लिए भी न रुके। तो ये था स्ट्रक्चर। हमारा तीसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति। देश के इन सबसे ताकतवर न्यायिक पदों पर बैठने के लिए आखिर क्या योग्यता चाहिए? सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए किसी न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज की कोई शर्त है ही नहीं। पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ आपके गहरे कानूनी अनुभव पर होता है। हाई कोर्ट में बतौर जज या वकील आपका लंबा अनुभव ही तय करता है कि आप इस शीर्ष पद के लायक हैं या नहीं। और इन नियुक्तियों को लेकर इतिहास में काफी गहमागहमी रही है। न्यायपालिका ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमेशा अपने कोलिजियम सिस्टम का मजबूती से बचाव किया है।
यही वजह है कि 2014 में जब सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC लेकर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानकर असंवैधानिक घोषित कर दिया। हमारा चौथा अहम विषय है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार और उसकी न्यायिक शक्ति। नियुक्तियों के बाद ये जानना जरूरी है कि इस अदालत का दायरा आखिर कितना बड़ा है। सच कहूं तो ये कोर्ट सिर्फ अपीलों की सुनवाई नहीं करता, इसकी पावर बहुत व्यापक है। ये केंद्र और राज्यों के बीच के झगड़े सुलझाने वाला मुख्य रेफरी है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है और तो और अनुच्छेद 143 के तहत जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति को कानूनी सलाह भी देता है। साथ ही इसे एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्राप्त है। मतलब ये कि इसके दिए गए फैसले पूरे देश की हर अदालत के लिए एक बाध्यकारी कानून बन जाते हैं और अगर कोई इसके आदेशों की अनदेखी करता है तो कोर्ट के पास अवमानना के लिए सीधे सजा देने की पूरी शक्ति मौजूद है। और अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, गणतंत्र की राजभाषाएं। इतनी बड़ी मशीनरी आधिकारिक तौर पर आपस में बातचीत कैसे करती है? इसमें आपको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ हमारी संसद और विधानसभाओं में कई भाषाओं और यहाँ तक कि क्षेत्रीय मातृभाषाओं के इस्तेमाल की पूरी छूट है, लेकिन दूसरी तरफ कानूनी बारीकियों में कोई भी गड़बड़ न हो, इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाही पूरी तरह से अंग्रेजी में होना अनिवार्य रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में अनुच्छेद 343 के तहत अंग्रेजी को सिर्फ 15 साल के एक ट्रांजिशनल पीरियड के लिए रखा गया था और हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। लेकिन समय के साथ व्यवहारिक ज़रूरतों को देखते हुए अंग्रेजी हमारे प्रशासनिक और न्यायिक सिस्टम का एक पक्का और स्थायी हिस्सा बन गई। अब जरा एक पल रुक कर सोचिए, धन के एकदम सख्त प्रवाह, न्याय की पूरी आज़ादी और भाषा के बिल्कुल सटीक इस्तेमाल को हमारे संविधान निर्माताओं ने किस कमाल की बारीकी से संतुलित किया था। क्या ये अद्भुत नहीं है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के इस विशाल गणतंत्र को एकजुट रखने के लिए ये कानूनी पहिए हर दिन हर पल कितनी खामोशी और मजबूती से घूम रहे हैं।